सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया। आज सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया और इसलिए कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं होगी, कोई घोषणा भी नहीं होगी और कोई शब्दवाद भी आगे दिखाया नहीं जाएगा। अभी आदरणीय बिदुड़ी जी, आदरणीय कुलकर्णी जी ने, मैं समझता हूँ उन्होंने कम बोला, लेकिन अगर हम समझें तो बहुत बोला। तो इसलिए बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं 2-3 निवेदन आप सब लोगों को करना चाहता हूँ। एक तो जैसा राम भरोसे सिंह भाई साहब ने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपने आप को प्रत्याशी मानना चाहिए। तो उनके इस बात से कौन कौन सहमत है, वो जरा हाथ उठाओ। सब जने सहमत है? सुबह किसी ने कहा कि भाई साहब 2-3 लोगों के नाम बताएंगे तो बात कर लेंगे। तो मैंने कहा क्या बात करना है? तो उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई थी, काम तो वो कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई साहब ने जो कही नहीं। तो ऐसा तो नहीं कुछ लोग इसके इंतजार में बैठे हो कि भाई साहब ने कभी कही नहीं है तो अब तब तक करो ही मत, ऐसा कोई है क्या? है पीछे कुछ लोग लग रहा है, मुझे कह रहे हैं। तो इसलिए देखो, हम दुनिया के लिए बात करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अपने लिए बात करना बड़ा कठिन होता है। और हमारे पूर्वजों ने हमको ये सिखाया है कि अपनी बात मत करो, दुनिया के लिए बात करो। अब संस्कार तो ऐसे ही पड़ गया, लेकिन मैं आज बैठक देख रहा था तो मूल का तुम लोग बूथ का काम देख रहे हो ना, तो मेरी शुरुआत भी स्थानीय समिति से ही हुई है। सबसे पहले पार्टी की सबसे छोटी इकाई का अध्यक्ष मुझे बनने का मौका मिला जब भारतीय जनसंघ था। तो मुझे छोटी इकाई का महत्व भी मालूम है और वो कितनी देर में तैयार होती है इसका भी अंदाज है। मैं कई बार कहा करता हूं कि हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी एक लंबे कालखंड तक काम किए और उस समय उनकी बड़ी इच्छा थी कि हर बूथ पर काम खड़ा हो जाए। वो मंडल जाते थे, लेकिन उनके जमाने में मंडल का बहुत अच्छे से खड़े हुए, पार्टी का विस्तार भी हुआ, सरकारें भी बनी, केंद्र में भी बनी, राज्य में भी बनी, लेकिन बूथ का काम जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाया था। हम लोग राजनीति में उनको आदर्श मानते हैं, तो हमेशा ये लगता था कि
बूथ पर काम होना चाहिए, इसलिए बहुत लंबे समय से 1 बूथ 10 यूथ ये चलता रहा। लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी शंका रहती है, और इसलिए मैं अभी एक दिन और मुरैना में आया था, और उस दिन योगेश पाल जी को लेके एक जगह गए हम बैठक करने। तो लोगों को अंदाज नहीं था कि बैठक कैसी होगी। तो मैंने योगेश जी से कहा, वहां के लोगों से भी कहा, भाई बूथ से सब आना चाहिए और बूथ के लोगों से ही बात करना है। तो अब संख्या में बहुत थी, लेकिन बूथ के हमारे त्रिदेव उतनी मात्रा में उपस्थित नहीं थे। अब मुझे भी थोड़ा चिंता हो रही थी कि चुनाव में खड़े हुए और हम नेता हैं, दुनिया हमें सेनापति समझ रही है, और अगर सिपाही पीछे नहीं है तो सेनापति का क्या मतलब है? तो योगेश पाल जी मेरी शकल देख रहे हैं, मैं इनकी शकल देख रहा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 279 बूथों का परिचय पूरा कराया। जितना टाइम यहाँ दिया उतना टाइम वहां भी दिया। खैर बैठक हो गई, मैं आ गया, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता थी कि आखिर जो मटेरियल है जिसको लड़ाई लड़ना है, अगर वो ही नहीं है तो फिर अपन खड़े कहाँ हैं? तो उस दिन पार्टी कार्यक्रम निपटाने के बाद फिर उन सब क्षेत्र के लोगों को रात में बुलाया। हम लोग 11-12 बजे तक उस दिन मुरैना में बैठे, और दूसरे दिन फिर मंडलवार बैठक हुई। पहले तो सब सुनते रहे, बाद में सबने कहा कि भाई साहब दरअसल दिक्कत ये हो गई कि हमको ये मालूम नहीं था कि बूथ बूथ की पूछी जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारियों को और यहाँ की पूरी टीम को कि आप सब ने जिस प्रकार की तैयारी बूथ तक की है, ये तैयारी कुशाभाऊ ठाकरे का सपना साकार करने वाली तैयारी है। और जो कुलकर्णी जी ने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत, अगर इस एक लाइन को पकड़ लो तो न नरेंद्र सिंह की जरूरत है, न किसी सभा की जरूरत है। विधानसभा जैसे चाहोगे वैसे आप जीत सकते। लेकिन हम सब लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब युद्ध होता है उस समय की बड़ी कीमत है। मतलब वैसे फुर्सत के टाइम में अपन 4 बजे की जगह 8 बजे आए तो चलता है, लेकिन आज जैसे चुनाव 17 को है, अब आज का दिन अगर गया तो ये वापस नहीं आएगा। तो आज के दिन अपनी अनुपस्थिति लग गई मान लो और बैठक से वंचित हो गए, तो हम अपने क्षेत्र में एक दिन पीछे तो हो ही गए। अगर कोई मतदान केंद्र का व्यक्ति अनुपस्थित है तो अब कल जाके शक्ति केंद्र का प्रमुख या मंडल अध्यक्ष उसे बताएगा, तो वो 24 घंटे तो डिले हो ही गया ना। तो चुनाव के समय ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ, ये आवश्यक। और इसी प्रकार से जब हम बूथ पर काम करते हैं तो कई बार अपन को लगता है बूथ तो अपने हाथ में ही है, इनके घर से इनके घर तक हम दिन में 3 बार निकलते हैं, यही तो बूथ है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो संध्या को कर लेंगे, ऐसा होता है ना, होता है या नहीं होता? लेकिन क्या है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो
कि समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन हुआ तो दो चीजें निकली, जहर भी निकला और अमृत भी निकला। अगर मंथन नहीं होता तो निकलता क्या? तो कुछ भी परिणाम निकालने के लिए मंथन को करना ही पड़ता। अपन सब गांव के लोग हैं, रात में दूध जमता है, सवेरे मठा फिरता है, सभी घी निकलता है, और जहाँ मठा फिरना बंद हो गया वहाँ देसी घी बंद ही हो गया। तो जीत का जो परिणाम है वो देसी घी सभी का है, समुद्र मंथन सभी का है। अगर हम मचेंगे तो अमृत भी निकलेगा और घी भी निकलेगा। हेलो। तो मतदान केंद्र को 17 तारीख तक मतने की जरूरत है। मतने से मतलब ये है कि 24 घंटे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बूथ की टीम ये तय कर ले कि हम प्रतिदिन 3-4 घंटा बूथ पर काम करेंगे ही। अब अगर आप मेरी बात मानोगे तो 3-4 घंटा काम करना है। अगर ऐसा सोचोगे कि 3-4 घंटे में क्या करें तो आपको 50 काम ध्यान आएंगे। और अगर आपके सामने लक्ष्य नहीं है तो कोई काम ध्यान में नहीं आएगा। फिर तो एक ये है कि जिस दिन प्रत्याशी का दौरा होगा उस दिन इकट्ठा हो जाएंगे, कोई गाड़ी आएगी तो पर्चे बंटवा देंगे, महिलाओं की टीम आएगी तो उनका पर्चे बंटवा देंगे, और जिस दिन चुनाव होगा बस्ता लेके बैठ जाएंगे। यही होता है सामान्य तो। लेकिन हम सब बूथ के कार्यकर्ता हैं, अगर हम अप्रत्याशित परिणाम निकालना चाहते हैं, अपनी जीत को अच्छी जीत में बदलना चाहते हैं, तो बूथ का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए। कोई भी बूथ निकाल कर आप देखो तो अगर बूथ की टीम 3-3 लोग तो यहाँ आए, 5-7 लोग बूथ पे भी होंगे, 8-10 लोगों की टीम होगी ना। क्यों भाई, कितना की है? सब बूथों पे है, 11 लोगों की है। कोई लोग धीमे बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं है कहीं नहीं है, सब जगह है। अब 11 लोग अगर आप बैठो 2 घंटा, तो 2 घंटे बैठ के बूथ का नाम देखकर आप निकाल सकते हो कौन सा परिवार हमारे गांव में किसको वोट दिया। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? जब आप निकालोगे बहस करके तो हमें वोट जो देने वाला वो भी निकल आएगा, जो दूसरे को देने वाला वो भी निकल आएगा। तो लगभग 100 में से 60 वोट ऐसे होंगे जो चिन्हित हो जाए, 40 वोट ऐसे होंगे कि अरे ये फलाना मोहल्ले का है तो पता नहीं किसे देगा, फलाने के संपर्क में है तो फलाने को ही देगा। तो हम 40% को चिन्हित नहीं कर पाएंगे गारंटी से, लेकिन 60% चिन्हित हो जाएगा। अब 60% में मान लो 40% वोट हमें मिलने वाला है और 20% हमारे विरोधी को मिलने वाला है। तो अगर 20% चिन्हित है तो हम अपनी 20% में ऊर्जा क्यों व्यय कर रहे हैं? 20 घर में गए और 20 पर्चे चले गए अपने, तो वो वोट तो देने वाला नहीं है, तो पर्चा क्यों बर्बाद कर रहे? पर्चा या तो उसे दो जो हमें दे रहा है तो ज्यादा उत्साह से लगे, उसको बोले वो घर मत बैठो भाई, 2-3 घंटा काम करना है, उसके पैरों में जरा घुंघरू बांधो जिससे उसकी चाल तेज हुए। जैसे जैसे चाल तेज होगी पार्टी का काम बढ़ेगा। और कोशिश ये करना चाहिए जो 40% चिन्हित नहीं है उस 40% को टारगेट करके लगना चाहिए।
और अगर 11 लोग 40% में लग जाएंगे तो एक एक बोर्ड का ऑपरेशन हो जाएगा। और जब हम उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा देंगे, योजना पर बात करेंगे, तो वो हाँ में आएगा या ना में आएगा। हाँ में आ गया तो अपनी सफलता है, अगर वो ना में है तो जब बातचीत करोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि इसका संपर्क किससे। तो जब संपर्क का सूत्र मिल जाए तो मान लो वो बातचीत में कहे कि आजा बाकी तो सब ठीक है, और हम तो एक बार गए थे अम्बा में तो कोई मिला नहीं किसी पार्टी का, लेकिन एक जिन्हें जैन साहब है नगर पालिका के नेता थे वो मिल गए, तो उनने अस्पताल में हमारी मदद कर दी। तो हम तो भाई उन्हीं के बोली थे, बाकी भाजपा कांग्रेस हम किसी को नहीं जानते। ऐसा कोई बोलने वाला मिल सकता है, ऐसा कोई सरकारी अधिकारी के बारे में भी बोलने वाला मिल सकता है, उसके समाज का भी मिल सकता है, हमारा रिश्तेदार हो और उसने उसका काम कर दिया हो, ऐसा भी होगा। लेकिन जब ये 40% को सवेरे शाम आप बात करोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ है, इसका बटन कहाँ है। अगर बटन आपने मालूम कर लिया तो लिपिबद्ध कर लो, टेलीफोन करो, जहाँ बटन है उस आदमी को बुलाओ। अब कहने को उसके घर में 3 ही वोट होंगे, लेकिन 3 वोट का मतलब एक पूरा परिवार सेट हो जाए। और अगर ऐसे करके आप लोगों ने कोशिश करके अपने बूथ पर जो 40% वोट चिन्हित नहीं है वो 40% वोट भी अपने फेवर में कर लिया इन 20-25 दिनों में, तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो एक्चुअल में ये काम करने का होता है। वोटर लिस्ट का अगर अपना अध्ययन है तो हमारा आधा काम हो जाए। तो वोटर लिस्ट का अध्ययन करना चाहिए, वोटर लिस्ट को घर घर जाके चेक करना चाहिए, कौन जिंदा है कौन मर गया है। अभी अपने क्षेत्र में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि गांव में वोटिंग तो 1000 की है, लेकिन 1000 में 250 बाहर है कि नहीं कई जगह, और वो 250 पूरे के पूरे आपको वोट देने वाले हैं। लेकिन हम 17 तारीख तक बैठे रहेंगे, और अगर हमारा अध्ययन नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, तो हमें मालूम नहीं होगा। किस्मत से कोई वोट डालने आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो जय श्री राम। लेकिन अगर हमारा अध्ययन होगा और हम अपने बूथ पर रोज 2-3 घंटा काम करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, तो आप नाम लिख सकते हो, कौन से परिवार का व्यक्ति कहाँ है, मुझे नाम पता फोन नंबर दे दो, मैं उनको टेलीफोन कर सकता हूँ, मैं अभी से उनको SMS कर सकता हूँ, चिट्ठी भेज सकता हूँ। तो जिस आदमी को ध्यान नहीं है अपनी सांसारिक जिंदगी में, उसे ध्यान आ जाएगा यार नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी आई है, योगेश पाल गुप्ता की चिट्ठी आई है, तो चलो यार अपन को एक बिल्कुल का मामला है, वोट डाल के आते, तो फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम 24 घंटा नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 घंटा अपने पोलिंग पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात होने वाली है भी, कुछ लोग सुनते हैं कि नहीं मतदान केंद्र पर, या हाथ खड़ा करो कौन कौन से पोलिंग पर सुनी जाती है, तो आप सभी लोग सुनते हैं। अब जिस दिन मन की बात होगी तो प्रधानमंत्री जी की एक अपील भी आई है, तो तय करो कि जहां सुनेंगे वही नाश्ता करेंगे, और सुनने के बाद फिर पूरे गांव में प्रधानमंत्री जी की अपील बांटे। जब तक एक एक आदमी से संपर्क नहीं हो जाता तब तक हम उस दिन भोजन नहीं करेंगे। ऐसा अगर संकल्प करेंगे, प्रधानमंत्री जी का पत्र घर घर पर पहुंच जाएगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर एक स्पीकर अपन को लगाना है
हर घर में कमल का स्टिकर पहुंच गया तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तमाम सारे ऐसे समाज है जो कमजोर वर्ग के हैं, कई बार हम मान लेते हैं तो वोट देगा ही नहीं, तो क्यों जाना, हम अपने अखाड़े में ही खेलते रहते हैं। लेकिन अखाड़ा बढ़ाने की भी जरूरत होती है ना, हम ऐसा क्यों माने। हमारी भूमिका कार्यकर्ता के नाते क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो व्यक्ति आज हमारा विरोधी है वो आने वाले कल में हमारा समर्थक बने, और जो हमारा आज समर्थक है वो आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने। ये हम कार्यकर्ताओं का काम है। सिर्फ पर्चे बांटना हम कार्यकर्ताओं का काम नहीं है। हमारा ये काम है कि जो आज हमारा नहीं है, जिसके घर में भाजपा नहीं है, जिसके घर में कमल नहीं है, उसके घर में भी कमल खिलाना है इन 25 दिनों के भीतर। ये हम सब लोगों का काम है। तो जब बूथ पर बैठोगे तो सब चीज ध्यान में आ जाएगी, और ध्यान में आ जाएगी फिर तो कोई नई बात आप लोगों के लिए है नहीं। दूसरा, मैं जितना समय दे सकता हूं उतना समय तो दूंगा, लेकिन दिल्ली घर जैसी है। मैं दिल्ली के किसी गांव में कम जाऊं, लेकिन सांसद रहते हुए भी महीने में 2 बार तो मुरैना आता हूं और दिल्ली से ही निकलता हूं। जिस गांव में कार्यक्रम होता है वहां भी जाता हूं। जब जब आपने अच्छा वकील दिया तो विकास में कसर छोड़ी नहीं, और इस बार तो वकालतनामा मेरे ही लगवा लो, ऐसे ही करके मैं आया। तो इसलिए इस चुनाव में न तो मेरा इंतजार करो न किसी और का इंतजार करो। सब लोग अपने आप को नरेंद्र सिंह तोमर समझकर चुनाव लड़ो। मैं सांसद था तब भी सबसे मिलने का प्रयास करता ही था। दिल्ली में भी मेरे घर कोई गया होगा तो खाली हाथ लौट कर नहीं आया होगा। अब अगर मैं विधायक बनूंगा तो आपके और नजदीक रहूंगा, क्योंकि अभी तो यहाँ से शिवपुर तक का इलाका है, फिर विधानसभा ही होगी। तो अभी मैं दिल्ली तक आता था, अंबा तक आता था, पोरसा तक आता था, मुरैना तक आता था, तो अब तो खड़ियार तक आना ही पड़ेगा ना। लेकिन आने लायक बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो बस मेरा कुल मिला के एक ही आग्रह है कि मैंने सबको कह दिया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप सब परिश्रम करो, और कार्यकर्ता के नाते मैं और आप दोनों एक बराबर है। कोई मंच पर बैठने को बड़ा नहीं होता, मंच तो एक व्यवस्था है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि जितने राजनीति में पद है एक भी स्थायी नहीं है। जो पार्टी का अध्यक्ष है वो कल नहीं रहने वाला, जो आज विधायक है वो कल नहीं रहने वाला, जो सांसद है वो कल नहीं रहने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी ने अपने को बना लिया तो इस पद को कोई माई का लाल कार्यकर्ता को चुना नहीं सकता। तो हम सब कार्यकर्ता हैं। मैं तो इतना ही आपको अनुरोध करना चाहता हूं कि 17 तारीख तक आप निभाओ और उसके बाद 5 साल मैं निभाऊं।